प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे पिछले एपिसोड में मतलब इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैंने बात की थी आपके संकल्प के बारे में, जिसमें आपने कहा था कि हमें आने वाले 1000 साल तक विकसित भारत की नींव मजबूत करनी होगी। मेरी आपत्ति ये है कि आने वाले 50 से 100 सालों में मतलब इस 21वीं शताब्दी के अंत तक भारत एक इस्लामिक प्रदेश बन जाएगा। तो आपका जो ये सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अभी मुझे लगता है कि आप काफ़ी समझदार हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन आपकी कुछ अपनी खुद की रणनीति होगी जिसके तहत ये आप काम कर रहे होंगे और हो सकता है आप 1000 साल की नींव रख देंगे। लेकिन हमें पता नहीं, जनता को पता नहीं कि क्या होने वाला है। अभी जो मेरा मानना है कि 50 से 100 साल में ये देश एक इस्लामिक प्रदेश बन जाएगा। तो भारत की जितनी जनता है उसमें से करीबन 20% के आसपास इस्लामिक पॉपुलेशन रहेगा या मुस्लिम आबादी रहेगी। तो जितने भी मुसलमान हैं वो मेरी बात से शत प्रतिशत सहमत होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बचे हुए जो 80% लोग हैं जिसमें हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसीज है, जूज है और कोई छोटे मोटे संप्रदाय है, वो इस बात को हंसी मजाक में टालेंगे। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो बात मैंने कही तो उसको कुछ तथ्यों के आधार पे भी पेश कर दूं, प्रस्तुत करूं, कुछ स्टैटिस्टिक्स दे दूं, सांख्यिकी वगैरह, और अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करूं। जब मैं कहता हूं तो मेरा वो दायित्व है कि मैं अपनी बात को पूरी तरह से जो सच है वो दुनिया के सामने लाऊं। उससे हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। अभी प्रधानमंत्री जी, आप काफ़ी मेहनत करते हैं, मतलब दिन में करीबन 18 घंटे से ज़्यादा शायद आप काम करते होंगे। तो थकावट भी नहीं है और दूसरी बार मतलब 11 साल में कभी बीमार भी नहीं हुए। सोच रहा हूँ कि आपको एक कहानी सुनाऊँ, भूत के पुनर्जन्म की कहानी। और जो महात्मा गांधी, हमारे परम पूज्य बापू जी महात्मा गांधी है, उनके एक अधूरे सपने की कहानी। तो एक भूत के पुनर्जन्म की कहानी और बापूजी के अधूरे सपने की कहानी। कहानी शुरू होती है 1914 से, 1914। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 4 साल तक वो चला रहा। दुनिया के बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ लड़े। 1919 में कुछ पीस ट्रेटीज, आर्मिस्टिस हो गया, मतलब जो युद्धबंदी हो गई, बहुत सारे तह पीस ट्रेटीज जिसको बोलते हैं वो लिखे गए। तो ये 5 साल का कुछ कार्यकाल का था, 1914 से लेकर 1919, जिसमें ब्रिटिश सेना जो लड़ी उसके साथ बहुत सारे भारतीय भी लड़े। जहाँ जहाँ ब्रिटिश सेना लड़ी वहाँ भारतीय भी लड़े। तो ब्रिटिश सेना ने तुर्कस्तान, मतलब उस जमाने का ऑटोमन एम्पायर, उसका राजा खलीफ, तो ऑटोमन एम्पायर के खलीफ को हरा दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि वो मुस्लिम राज था, जो खिलाफत थी जिसको कैलिफेट कहते हैं इंग्लिश में, या खिलाफत कह सकते हैं, या जो ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम राज था उसका जो जो राजा होता है वो खलीफ। अभी खलीफ भी आप समझ लीजिए, 90% इंडियंस को जो मतलब नॉन मुस्लिम्स है उनको समझ में ही नहीं आता है कि खलीफ क्या है। खलीफ जिसको हम मोटी मोटी लैंग्वेज में या इसमें कह सकते हैं कि एक जो प्रॉफिट मोहम्मद है, तो प्रॉफिट मोहम्मद जो आखिरी नबी इस्लामिक सोसाइटी उनको मानती है, तो उनका वो उत्तराधिकारी है पॉलिटिकली एंड रिलीजियस लेवल पे। मतलब ये राजकीय लेवल पे और धार्मिक लेवल पे जो प्रॉफिट मोहम्मद था उनका वो उत्तराधिकारी माना जाता है, जो खलीफ है। तो खलीफ का ये जो राजपाट है वो लगभग खत्म होने के कगार पे आता है। तो मुस्लिम सोसाइटी में और एक कंसेप्ट है उम्मत या उम्मा। तो मुझे लगता है कि 99% जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको उम्मत या उम्मा पता ही नहीं। देखो हमारी जो शिक्षा नीति है वो कैसे है कि 20% पॉपुलेशन को तो पता है कि उम्मत या उम्मा का मतलब क्या होता है, और जो बची हुई पॉपुलेशन है 80%, उसमें से भी जो 99% लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि उम्मत या उम्मा क्या होती है। तो आपको, या मतलब जनता के लिए मैं बताता हूँ उम्मत उम्मा क्या है। कि पूरे विश्व में आर्टिक रीजन से लेकर अंटार्कटिका तक पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान है उसको अगर दर्द होता है, मतलब उसको सुई भी चुभ गई और वो चिल्लाता है, तो पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय को दर्द हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, इसराइल और पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है गाजा स्ट्रिप पे। तो गाजा में इसराइल की बॉम्बिंग चलती रहती है और बहुत सारे मुसलमान उसमें मर गए। तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा कोई प्रदेश अछूता नहीं बचा होगा कि जहाँ पे ये प्रदर्शन नहीं हुए। भारत में भी हो गए, कई शांतिपूर्ण होते हैं, कई हिंसा भी हो जाती है। तो ये होती है उम्मत, कि एक को दर्द हो गया तो सारे चिल्लाते हैं। तो वही हुआ, जो खलीफ को जो
ब्रिटिश सेना ने हराया, तो यहाँ के मुसलमान भी सब उम्मत के नाम पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दी। मुंबई से ही हुई थी, अली ब्रदर्स और बाकी सब लोग थे, उनके नेतृत्व में ये मूवमेंट शुरू हो गई और खिलाफत मूवमेंट 1918 में शुरू हो गई। उसी वक्त और कुछ घटनाएं घट जाती है कि जैसे रोलेक्ट एक्ट, मतलब जिसको काला कानून कह सकते हैं, या फिर जालियनवाला बाग मैसेकर, जालियनवाला बाग की घटना हो जाती है। तो इसके तहत महात्मा गांधी जी, बापू जी, 1920 1 अगस्त 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहकार आंदोलन शुरू कर देते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ। तो ब्रिटिशों के खिलाफ हिंदुस्तान में दो मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। उस जमाने का हिंदुस्तान मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और आज का हिंदुस्तान, इंडिया, तीनों मिला के। तो दो मूवमेंट चली होती है, मुस्लिम सोसाइटी के लिए खिलाफत मूवमेंट और बचे हुए के लिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर देते हैं। हालांकि वो रिलीजियस मूवमेंट है, बहुत सारे कांग्रेसी भी उस जमाने में चौंक जाते हैं। गांधी जी को अपोजिशन भी होता है कि ये क्या कर रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट तो पूरी तरह से एक धार्मिक है और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका मकसद ही कुछ अलग है। लेकिन ब्रिटिशों को परेशान करने के लिए हिंदू मुस्लिम मिल के करे तो क्या बुरा है, तो गांधी जी उसको सपोर्ट कर देते हैं कि खलीफ जिंदा रहे, खलीफ का खिलाफत मतलब कैलिफेट बना रहे, ऑटोमन एम्पायर बना रहे, दुनिया में मुस्लिम राज कायम हो जाए। मतलब आखिरी भावना तो वही है। फिलहाल तो खिलाफत या कैलिफेट है वो ऑटोमन एम्पायर तक लिमिटेड था, लेकिन कंसेप्ट ये है कि एक दिन जाके वो पूरे दुनिया में ही पूरा मुस्लिम राज हो जाएगा, ये गांधी जी को पता है। गांधी जी फिर भी उसको सपोर्ट कर देते हैं। दोनों मूवमेंट साथ में चली रहती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 1.5 साल बाद कुछ यूपी में चौरी चौरा करके एक गांव है गोरखपुर के आसपास, तो वहां पे कुछ 22 पुलिस वालों को जिंदा जलाया जाता है और उसकी वजह से ये गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहकार आंदोलन खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये अहिंसात्मक है, आपने हिंसा की, आंदोलन खत्म। तो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म, उसी लेवल पे तो वो खिलाफत मूवमेंट की भी हवा निकल जाती है, क्योंकि बचा क्या। तो मुस्लिम्स गांधी जी से भी गुस्सा हो जाते हैं कि आपने अचानक हमें बीच में ही मतदार में छोड़ दिया और आपने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया, हमारे आंदोलन का क्या। लेकिन 1 साल बाद ब्रिटिश खिलाफत जो है, कैलिफेट है, जो ऑटोमन एम्पायर है, उसको पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, छोटे छोटे नए राज्य बन जाते हैं और जो तुर्कस्तान था उसका मेन पार्ट, वो बस जो ऑटोमन एम्पायर था वो तुर्कस्तान तक ही सीमित रह जाता है। खलीफ को पूरी तरह से गद्दी से हटा देते हैं और तुर्कस्तान में भी एक रिपब्लिक बन जाता है, एक प्रजासत्ताक। जो रिलीजियस राज था वो पूरी तरह से खत्म और जो खलीफ का भूत था वो ब्रिटिश लोग गाड़ देते हैं। खलीफ जो इतने साल से कंसेप्ट चली आ रही थी, 1924 में ब्रिटिश उसको गाड़ देते हैं, एक खलीफ का भूत खत्म। उसी वक्त गांधी जी की जो इच्छा थी, परम पूज्य महात्मा गांधी जी की जो इच्छा थी कि खलीफ बना रहे, ऑटोमन एम्पायर बना रहे, खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया था, वो भी अधूरी रह जाती है।